नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। 3 पहियों वाली एक गाड़ी की कल्पना कीजिए, रिक्शा, ट्राईसाइकिल या जो भी आपके दिमाग में आए। अब सोचिए कि इस गाड़ी के 2 पहिए अलग अलग दिशाओं में चलना चाहें तो क्या होगा। गाड़ी चल नहीं पाएगी, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो पलट भी सकती है। कोई और गाड़ी होती तो हम इस उदाहरण से आपका वक्त बर्बाद नहीं करते, लेकिन इस गाड़ी पर 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सवार हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें तंत्र के 3 पहियों में से 2 आमने सामने हैं। सारी लड़ाई इस बात की है कि देश की सबसे ताकतवर अदालतों में जजों की नियुक्ति करते वक्त चलेगी किसकी। सरकार के पास चुनावी जीत से अर्जित जनमत है, संसद में कानून बनाने लायक संख्या बल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान से मिली वो ताकत है कि वो कानून को पलट दे, खारिज कर दे। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहस इतने ऊंचे स्तर पर चल रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू नियमित रूप से कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ से कभी मौजूदा सीजीआई तो कभी पूर्व सीजीआई कॉलेजियम का बचाव कर रहे हैं। दोनों तरफ से दिए जा रहे तर्कों के बीच देश की सबसे ताकतवर अदालतों में नियुक्ति अधर में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछ भी लिया कि क्या सरकार इस बात से खफा है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून खारिज हुआ। क्या इसीलिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर सरकार अपनी सहमति नहीं दे रही है। जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच गतिरोध को इतने स्पष्ट शब्दों में कम ही बार रखा गया है। 2014 में चुनाव जीतकर भाजपा गठबंधन ने सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अगस्त में एनजेएसी एक्ट पास हो गया, जिसके तहत एक आयोग का गठन होता तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता। इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पलट दिया और जजों की नियुक्ति पुराने तरीके से होने लगी। ये पहले भी होता था कि कॉलेजियम से भेजे गए नामों को सरकार स्वीकार ना करे, लेकिन अगस्त 2014 से अक्टूबर 2015 तक की घटनाओं के संदर्भ में कॉलेजियम और सरकार के बीच असहमति अलग से रेखांकित होने लगी और अब आ रहे हैं बयान पर बयान। इसीलिए दिन की बड़ी खबर में हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सुर्खियां भी होंगी और गुजरात चुनाव यात्रा की झलकियां भी। लेकिन पहले हम इसी बात पर गौर करेंगे कि कौन जज बने और कौन नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच बात कहां फंसी है। जिस देश में सरपंच कौन बने से लेकर मारपीट से लेकर हत्या तक हो सकती है, उस देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी ताकतवर अदालतों में नियुक्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा या खींचतान नहीं होगी, ये अपेक्षा करना बेईमानी है। सवाल बस इतना है कि क्या प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ माहौल में हो रही है और क्या प्रतिस्पर्धा में शामिल पक्षों की नीयत पाक साफ है। आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु की तरफ से लगाई गई एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी। माने ऐसी याचिका जिसके तहत अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई हो। अवमानना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की और इल्ज़ाम लगाया गया था भारत सरकार पर। इस याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 11 नामों को स्वीकार न करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना की है, जिसमें कहा गया था कि सरकार को कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर 3 से 4 हफ्तों के भीतर कार्रवाई पूरी करनी होगी। 2021 में लगी इस याचिका की आज तारीख लगी थी और सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओक। सरकार की तरफ से उसके सबसे बड़े वकील पेश हुए थे, अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इन दोनों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों पर नाराजगी जताई। क्या कहा था किरण रिजिजू ने? 25 नवंबर के रोज कानून मंत्री एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में शरीक हुए और बोले, अगर आप सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो किसी जज के नाम को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ले क्योंकि कॉलेजियम ने उसकी अनुशंसा की है, तो फिर सरकार की भूमिका कहाँ बचेगी। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि सरकार कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों की फाइल पर बैठी रहती है। आप फाइलें सरकार को भेजी क्यों रहे हैं? आप खुद ही नियुक्ति कर लीजिए। सिस्टम इस तरह काम नहीं कर सकता। कार्यपालिका और न्यायपालिका को साथ काम करके देश की सेवा करनी होती है। किरण के इन टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाना तो लाजमी था, लेकिन बात इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि किरण ने कॉलेजियम को एलियन टू कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। माने कॉलेजियम की व्यवस्था संविधान के लिए वैसी ही है जैसे कोई अजनबी। इशारों इशारों में मंत्री जी ने कॉलेजियम की
नींव पर भी चोट कर दी थी। किरण ने अपनी बात में ये जोड़ा था कि सरकार कॉलेजियम सिस्टम का सम्मान करती है और तब तक करती रहेगी जब तक इसकी जगह कोई बेहतर सिस्टम नहीं आ जाता। लेकिन एलियन टू कॉन्स्टिट्यूशन और खुद ही नियुक्ति कर लीजिए जैसी बातों को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और विवेक पर सवाल की तरह देखा गया, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो उसका वजन कानून जितना ही होता है, भले वो बात संविधान में अलग से ना लिखी हो। और कॉलेजियम की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ही आती है। संभवतः इसीलिए प्रायः किसी बयान पर प्रतिक्रिया न देने वाले जज साहिबान ने आज भरी अदालत में मंत्री जी की बातों पर नाराजगी जाहिर की। आज की सुनवाई का ब्यौरा हमने कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट से लिया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने रिजिजू की आप ही नियुक्ति कर लीजिए वाली टिप्पणी का जिक्र किया। इस पर जस्टिस कौल ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था मिस्टर अटॉर्नी जनरल, हमने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को अनदेखा किया, लेकिन ये टिप्पणी एक ऊंचे पद पर आसीन शख्स की ओर से आई है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। जस्टिस संजय किशन कौल। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से आग्रह किया कि मीडिया रिपोर्ट्स पर राय कायम न की जाए। तब जस्टिस कौल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो एक इंटरव्यू है, आप एक इंटरव्यू के दौरान जो कहते हैं उसे नकारना मुश्किल हो जाता है। हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस ये चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए सरकार को सलाह दें ताकि इस अदालत द्वारा स्थापित कानून का पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में ये भी स्थापित करने की कोशिश की कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध के चलते लोग अब जज ही नहीं बनना चाहते। न्यायालय ने कहा, हम युवाओं को जज बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि नियुक्ति समय से हो जाएगी। कई अनुशंसाएं 4 महीने से लंबित हैं। एक वकील जिनके नाम की अनुशंसा की गई, उनका तो देहांत भी हो गया। एक वकील खुद पीछे हट गए हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि ऐसे वकील जो काबिल हैं इस गतिरोध के चलते जज नहीं बनना चाहते। अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कोर्ट ने एक गंभीर मसले को भी उठाया। बेंच ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि नामों को लंबित रखकर एक तरह से लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो स्वयं अपना नाम वापस ले लें। कभी कभी सरकार भेजी गई लिस्ट में से किसी को चुनती है, किसी को नहीं। इससे सीनियरिटी पर असर पड़ता है। ये सारी टिप्पणियां अपने आप में गंभीर हैं, लेकिन सबसे गंभीर था जस्टिस कौल का एक सवाल जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इसलिए खफा है कि एनजेएसी को अदालत से हरी झंडी नहीं मिली? क्या इसलिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? इन सारी टिप्पणियों पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बेंच से कहा कि उन्होंने सचिव स्तर के अधिकारियों से चर्चा की है और वो गतिरोध दूर करने के प्रयास में लगे रहेंगे। चलते चलते आपको संक्षेप में ये भी बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। जवाब ये रहा, कॉलेजियम के जरिए भारत की सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दोनों तरह की अदालतों में अपने कॉलेजियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश माने सीजेआई के साथ उनके बाद कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज बैठते हैं। वहीं हाई कोर्ट की कॉलेजियम में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माने चीफ जस्टिस के साथ उनके बाद के 2 वरिष्ठतम जज बैठते हैं। कॉलेजियम की व्यवस्था संविधान में नहीं दी गई थी, लेकिन जजेस केस कहलाने वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो व्याख्या की उससे कॉलेजियम की संरचना और अधिकार तय हुए। इसीलिए दोनों बातें सही हैं, ये कि कॉलेजियम संविधान में नहीं है और ये भी कि कॉलेजियम संविधान से निकला है, क्योंकि संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इन दो बातों में विरोधाभास नजर आ सकता है, इसीलिए गतिरोध भी बना हुआ है, क्योंकि कॉलेजियम की व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अधिकार तो है, लेकिन जवाबदेही तय करने का स्पष्ट इंतजाम नहीं है। जब कॉलेजियम किसी वकील को जज बनाने की अनुशंसा करता है, तब केंद्र सरकार संबंधित व्यक्ति को लेकर आईबी के माध्यम से एक इंक्वायरी कराती है। कभी कभी केंद्र अपनी असहमति दर्ज कराता है, लेकिन अगर कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा भेज दे तो सरकार को उसे स्वीकार करना ही होता है। तो ये थी हमारी दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी एक वीडियो ने बनाई है, पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। Your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry. वीडियो में क्लासरूम में बैठा एक छात्र अपने प्रोफेसर से कह रहा है कि आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज तक के सगाई राज की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो बेंगलुरु के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है।
26 नवंबर को क्लासरूम में एक प्रोफेसर ने एक मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहकर संबोधित किया। छात्र ने प्रोफेसर की इस बात का विरोध दर्ज कराया। वायरल वीडियो में छात्र को ये कहते सुना जा सकता है कि एक मुस्लिम होने के नाते हर बार ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर को छात्र से माफ़ी मांगते भी सुना जा सकता है। क्लास में छात्र के साथ हुए इस बर्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी इस मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन कॉलेज ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है। आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि प्रोफेसर और छात्र के बीच हुई पूरी बातचीत को ट्रेस करना मुश्किल है। दोनों के बीच किस मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर वायरल वीडियो में दिख रहे छात्र ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रोफेसर की तरफ से उसे कसाब कहकर संबोधित किया गया था, जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था। वो एक मजाक था, लेकिन इसे स्वीकार करना ठीक नहीं होता। छात्र ने आगे कहा कि बाद में मेरी प्रोफेसर से बात हुई थी, मुझे समझ आ गया कि उन्होंने सही मायनों में मुझसे माफ़ी मांग ली थी। हमें भी इसे गलती मानकर भूल जाना चाहिए। दूसरी सुर्खी भी एक छात्र से ही जुड़ी है, लेकिन उसका मर्म समझने के लिए आपको करीब 13 साल पीछे चलना होगा। साल 2009 हिमाचल प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में छात्र अमन काचरू की रैगिंग की वजह से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देश में रैगिंग की भयावह परिणामों पर चर्चा शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों को रैगिंग विरोधी कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। रैगिंग को रोकने के लिए सख्त कानून भी बने। बावजूद इसके रैगिंग की झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आना अभी भी नहीं रुकी हैं। असम की डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से रैगिंग का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। 26 नवंबर के दिन यहाँ के एक छात्र ने रैगिंग से बचने के लिए हॉस्टल के दूसरे फ्लोर से छलांग लगा दी। पीड़ित छात्र की पहचान आनंद शर्मा के तौर पर हुई है। घटना के बाद आनंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आज तक से जुड़े पत्रकार पूर्ण विकास बोरा की रिपोर्ट के मुताबिक आनंद डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एमकॉम के पहले सेमेस्टर का छात्र है। पीड़ित छात्र की मां ने कॉलेज के कुछ पूर्व और सीनियर छात्रों पर उनके बेटे को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज छात्रों ने कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर छात्रों से रैगिंग को ना कहने की अपील की है। बढ़ते हैं तीसरी सुर्खी की ओर। दिल्ली में अभी श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी कि इस बीच हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की और फिर शव के टुकड़े फ्रिज में रख दिए। इसके बाद लाश के टुकड़ों को मां बेटे ने आसपास के इलाकों में ठिकाने लगा दिया। मृतक का नाम अंजन दास है, जिसका कत्ल करीब 6 महीने पहले उसकी बीवी पूनम और सौतेले बेटे दीपक ने मिलकर किया था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच को पूर्वी इलाके के पांडव नगर से इंसानी शरीर के टुकड़े मिले थे। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज में एक महिला और युवक संदिग्ध अवस्था में मैदान के पास दिखाई दिए। पुलिस ने आगे की छानबीन कर दोनों को हिरासत में ले लिया है। फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है। और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम। पूछताछ में हत्या के आरोपी मां बेटे ने बताया कि अंजन दास के कई महिलाओं से संबंध थे। इसके अलावा घर के बच्चों पर भी उसके गलत निगाह थी। पूरे मामले पर पूनम का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। पुलिस ने पूनम और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के अलावा फ्रिज भी बरामद कर लिया है। अगली सुर्खी जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका से है। बीते दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
अश्विनी उपाध्याय ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। आज इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए बताया कि केंद्र जबरन धर्म परिवर्तन की गंभीरता से वाकिफ है। गृह मंत्रालय की ओर से दायर इस हलफनामे में कहा गया, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में जबरन परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। जबरन यानी धोखाधड़ी, जबरदस्ती, लालच या किसी दूसरे तरीके से। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी भी दी गई है कि देश के 9 राज्यों ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून भी बनाया है। ये हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा। अब बात गुजरात चुनाव की। चाय पर सियासत देश में आम है। पीएम मोदी भी समय समय पर खुद के चाय वाला होने का जिक्र करते हैं, लेकिन अब गुजरात में चाय के साथ जाति का जिक्र भी हो रहा है। बीते रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे थे। डेडियापाड़ा में रैली के दौरान खड़गे ने मोदी पर हमला बोला और कहा कि मोदी गरीब हैं, लेकिन हम तो गरीबों में भी गरीब अछूत हैं। आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। बीजेपी ने खड़गे के इस बयान को राहुल गांधी से जोड़ा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को खड़गे के साथ चाय पीते हुए तस्वीर ट्वीट करनी चाहिए। खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है। ये खड़गे जी का पीरा है। वो पीरा मैं खुद भी अनुभव किया हूं कि कुत्ता को बिस्कुट खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। तो इसीलिए राहुल जी को तुरंत ट्वीट करना चाहिए, खड़गे जी और राहुल जी एक टेबल में बैठा हुआ है, दोनों चाय पी रहे हैं। आपको ये तो राहुल जी का खिलाफ इल्जाम है। दर्द है वो राहुल गांधी की वजह से 100% खड़गे जी तो कांग्रेस, राहुल खड़गे जी के साथ चाय नहीं पीते। खड़गे जी जीवन भर कांग्रेस में रहा। अगर खड़गे जी जो कहानी बताएगा वो तो कांग्रेस का ही कहानी बताएगा, वो तो बीजेपी कार्यालय में तो जीवन में नहीं आया। इस बीच गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रोड शो पर पथराव की खबरें भी सामने आई। केजरीवाल सूरत में थे। पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और फिर रोड शो निकाला। आज तक की खबर के मुताबिक पत्थरबाजी के दौरान पत्थर मीडिया के कैमरों पर भी लगे। जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए और जब फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई तो वो दोबारा आकर रोड शो करने लगे। साथ ही ये कहा कि उनका कसूर क्या था जो उन पर पत्थर बरसाए गए। पीछे से इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके, बताओ मेरा क्या कसूर है? लाइव दे रहा था मैं, बताइए। इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। अरे मैं इनको कहना चाहता हूँ 27 साल में कुछ काम कर लेते तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरी सुर्खी श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब की वैन पर दिल्ली में हमला हुआ है। आरोपी आफ्ताब एफएसएल ऑफिस के बाहर वैन में सवार होकर निकल रहा था, तभी 4-5 लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये लोग उसकी वैन के बाहर तलवारें लेकर खड़े थे। वैन पर हमला करने वाले एक शख्स ने बताया कि वे गुरुग्राम से आए थे और उनके ग्रुप में करीब 15 लोग थे। उसने कहा, आफ्ताब ने हमारी बहन की हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर दिए थे, हम उसके 70 टुकड़े करेंगे। हमलावर खुद के हिंदू सेना से जुड़े होने का दावा कर रहे हैं। हमलावर लगातार तलवारों से वैन पर हमला कर रहे हैं और इन्हें पुलिस तक
का खौफ नहीं है। सवाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है कि कैसे इतने बड़े केस में आरोपी की जान लेने के लिए एक उग्र भीड़ पुलिस वैन तक पहुंच जाती है। ये राहत की बात है कि किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि पुलिस को पिस्टल दिखाकर उन्हें दूर करना पड़ा। हमलावरों की गाड़ी में हथौड़े और 4-5 तलवारें मिली हैं। पुलिस ने इनमें से 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन लोगों को आफताब का पता कैसे लग गया और क्या ये लोग किसी के निर्देश पर हमला करने यहाँ आए थे। खबरों का सिलसिला यहाँ होता है पूरा। आप लल्लन टॉप की गुजरात चुनाव यात्रा से निकल रही ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारी ऐप, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ आप हमारी पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज जमघट भी देख रहे हैं। आज लल्लन टॉप शो में जमघट की ताज़ा किस्त की एक झलक देखिए। इस इंटरव्यू में हमारे मेहमान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला हैं। गुजरात की यात्रा में तो नरेंद्र मोदी थे, नहीं थे वो, उनकी तस्वीरें दिखती हैं रथ पे गलत साथ गलत में। गलत बात है। मुरली मनोहर जोशी की यात्रा में वो थे। एकात्मता यात्रा में वो पूरे राष्ट्रीय संयोजक थे और सोमनाथ से अयोध्या वाली यात्रा गलत में वो बात है, गुजरात गलत लेग के गलत गलत संयोजक गलत थे। गलत झूठ 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 100%। प्रमोद महाजन वॉज इंचार्ज। वो तो नेशनल इंचार्ज थे, सबका इंचार्ज वही से स्टेट इंचार्ज नहीं थे कोई। हाँ, वो कोई पार्टी होती है, वहाँ पार्टी का अध्यक्ष होगा, वही इंचार्ज होगा स्टेट पार्टी का। कोई क्षेत्रीय जिला इंचार्ज, प्रदेश ऐसा कुछ नहीं था। इंचार्ज था प्रमोद महाजन। इनको तय करना कहाँ जाना, कैसे जाना, क्या करना। और इनका ड्राइवर मुसलमान था, अयोध्या यात्रा वाला प्रमोद महाजन की ट्रक चलाता था, वो मुसलमान था। ऐप पर ही आप लाइव क्विज खेलकर इनाम भी जीत सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे क्विज लाइव होगी। क्विज खेलने पर इनाम भी हैं। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम भेजा जाएगा। आज के शो में इतना ही। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।